हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, पहले तो कांग्रेचुलेशन, ये लास्ट सेकंड वीडियो है हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की। ये आईएलओ को डिस्कस करने के बाद, कन्वेंशन 102 को डिस्कस करने के बाद जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की है, उसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं एक मेन टॉपिक और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दूंगी और हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन अकॉर्डिंग टू आवर प्लान इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ में आपको क्या देखना था कि 2019 में क्या हुआ था कि 100 साल आईएलओ के कंप्लीट हो गए थे। हालांकि अब 2021 आ चुका है, बट मे भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ईयर में 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो 2019 के अंदर जो है 100th एनिवर्सरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिब्रेट कर दी गई है। तो आपको पहली बात आईएलओ का बेसिक चीज़ याद रखने की, ये जो है ये एक ऐसी अकेली यूएन की एजेंसी है जिसके अंदर 3 मेंबर्स है। देखिए, ट्राईपार्टाइट का क्या मतलब होता है बेसिकली कि 3 बॉडीज 3 मेंबर्स, मतलब कि 3 जो मेन होते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एजेंसी के अंदर होते हैं, मतलब कि जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उनको हम ट्राईपार्टाइट यूनियन कह देते हैं। तो ये यूएन की ऐसी अकेली एजेंसी है जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं। यहाँ पे जो मतलब कि ये मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 187 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो टोटल आईएलओ को अंदर आते हैं, उनको रेटिफाई कर चुके हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट हो गई, उनके एम्प्लॉयर्स है, उनके जो वर्कर्स है, वो सारे मिलके काम करते हैं और लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। उसी के साथ ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं या ऐसे प्रोग्राम को डिवाइस करते हैं जो कि सभी वीमेन या मैन के लिए जो कि एक वर्क कर रहे हैं उनके लिए डिसेंट वर्क को प्रमोट करता है। तो ये हो गया एक तरीके का आईएलओ का स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन। अगर आईएलओ की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो ये वाले पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो था उसके थ्रू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था और बाद में लीग ऑफ नेशन जो एक एजेंसी थी उसके ये एज एन एफिलिएट हो गया था। फर्स्ट एफिलिएट जो हुआ था इसको 1946 में किया गया था यूएन के थ्रू एज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये सारी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट है। फाउंडिंग मिशन के बारे में करते हैं कि किस वजह से आईएलओ को बनाया गया था। तो इनका जो फाउंडिंग मिशन था वो बेसिकली था सोशल जस्टिस की एक यूनिवर्सल लेवल पे और एक लास्टिंग पीस जो है वो एक लेबर इंडस्ट्री के अंदर मेंटेन रहे, सोशल जस्टिस प्रोवाइड की जाए, इस वजह से आईएलओ को बनाया गया था। और ये अगर अभी की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली जो ह्यूमन और लेबर राइट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज भी करता है और साथ के साथ प्रमोट भी करता है। नोबेल प्राइज जो इसको मिला था वो 1969 को मिला था। अगेन आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है, क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर्स के बीच जो है एक पीस को इम्प्रूव किया था। उसी के साथ जो वर्कर्स थे उनको जस्टिस प्रोवाइड करना, उनको डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना डेवलपिंग नेशंस को, ताकि वो अपने लेबर के वेलफेयर के लिए और अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए काम कर सकें। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली अपना की रोल जो उन्होंने प्ले किया था, हिस्ट्री की अभी हम बात कर रहे हैं, तो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस टाइम में लेबर रोड्स को इंश्योर करना इनका काम हुआ था। उसी के साथ जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में चल रहा था और उसी के साथ ट्रेड यूनियन का पोलैंड में क्रिएशन किया गया, या फिर जो साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थेड वाली सिचुएशन आ गई थी, मतलब कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसमें जो विक्ट्री हुई थी, उन सभी में आईएलओ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए ये एक एथिकल और प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये हो गई इसकी हिस्ट्री। अब देखते हैं कि आईएलओ का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली 3 मेन बॉडीज है, देखो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि 3 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। तो 3 मेन बॉडीज इसके अंदर होती है, जिसमें के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को। तो देखिए, जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होती है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं लेबर से रिलेटेड, ये उनको सेट करती है। उसी के साथ आईएलओ की जितनी भी ब्रॉड पॉलिसीज होती है उनको भी सेट किया जाता है। अगर इनकी मीटिंग की बात करते हैं तो हर साल एनुअली ये जो है जिनेवा के अंदर मिलते हैं और इसी को इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहा जाता है। और गाइस, ये सारे ही आपके प्रीलिम्स के पॉइंट है। तो यहाँ पे होता क्या है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो जितने भी की सोशल और लेबर क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट आती है गवर्निंग बॉडी, जो कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जहाँ पे हमने देखा कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस साल में एक बार जिनेवा के अंदर मिलता था। गवर्निंग बॉडी जो है वो जिनेवा के अंदर एक साल के अंदर 3 बार मिलती है और यहाँ पे ये पॉलिसी डिसीजंस लेती हैं। आईएलओ के जो भी प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश होते हैं या फिर जो बजट एस्टेब्लिश किया जाता है, तो एक तरीके से एग्जीक्यूशन करती है चीज़ों का। और उसी के साथ जो है
जो भी रिपोर्ट्स बनती है, बजट्स बनते हैं या प्रपोजल्स होते हैं, उनको सबमिट करते हैं फॉर अडोप्शन। उसी के बाद जो गवर्निंग बॉडी और जो ऑफिस होता है, यहाँ पे ट्राईपार्टाइट कमेटी जो होती है ये एड करती है इनको, मतलब कि हेल्प करती है ताकि जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है उनको हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट और लास्ट आता है यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो कि एक परमानेंट सेक्रेटरीट है ILO का। इसका जो फोकल पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि ILO की जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ है जो कि गवर्निंग बॉडी के अंदर होती है या फिर लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल होती है, उनके बारे में सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। और उसी के साथ इनकी एक रीजनल मीटिंग भी की जाती है ILO मेंबर स्टेट्स की, जो कि पीरियोडिकली एग्जामिन करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक रीजन जो है उसमें क्या अभी स्पेशल इंटरेस्ट है, क्या वहाँ पे इशू है, और फिर उसकी डीलिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ILO। तो यहाँ पे बेसिक जो सबसे सिंपल चीज़ है कि जो भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बनाने होते हैं किसी भी लेबर इशू को या सोशल इशू को सॉल्व करने के लिए, वो ILO करता है। उसी के साथ एक इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स का अडोप्शंस भी किया जाता है। उसी के साथ जो मेंबर स्टेट्स है उनको असिस्ट किया जाता है कि वो अपनी सोशल और लेबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करना, जैसे कलेक्टिव नेगोशिएशंस के थ्रू फोर्स लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारे आपके ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। और उसी के साथ जो भी सोशल एंड लेबर इशू के ऊपर वर्क्स होते हैं, मतलब कि आर्टिकल्स लिखे गए या कोई सर्वे किया गया, तो उसका जितना भी रिसर्च और पब्लिकेशन होता है वो ILO के थ्रू ही किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ILO की, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी वर्क पे मतलब कि राइट एट वर्क हो या फिर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को रियलाइज़ करना, बनाना और फिर उसको प्रमोट करना। उसी के साथ जितनी भी वीमेन होती है या फिर जो मैन होते हैं उनको एक सिक्योर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि उनको अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ जो है एडजस्ट ना करना पड़े। उसी के साथ जो है सोशल प्रोटेक्शन देना और ट्राईपार्टिज्म या फिर जो सोशल डायलॉग होता है उसको स्टैंडर्ड करना इनके ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। ये जो इंटरनेशनल लेबर होते हैं इनके स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जितने भी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स होते हैं ये कन्वेंशन से जुड़े होते हैं जिनको मेंबर स्टेट्स के थ्रू रेटिफाई करना होता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो रेटिफिकेशन की जाती है कन्वेंशंस की, ये नॉन बाइंडिंग होती है। मतलब ये नहीं है कि आपको जो है इसको फॉलो करना ही करना है, नॉन बाइंडिंग नेचर की ये होती है। पर अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी मेंबर स्टेट है जब वो उसको रेटिफाई कर रही है कन्वेंशन को, तो उस टाइम अगर वो चाहे तो वहाँ पे वो एक पेपर पे और साइन कर सकती है कि देखिए जो मैं ये कन्वेंशंस को अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं इसको बाइंडिंग वे में, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरीके से अडॉप्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि फिर जो होता है ना वो उनके ऊपर एक कंपल्सरी हो जाता है कि वो काम उनको करना ही करना है। तो इस वजह से ये जो होता है एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर कोई मेंबर स्टेट चाहे तो उसको साइन कर सकता है, वरना ये नॉन बाइंडिंग ही होते हैं। ये जो कन्वेंशंस होते हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर्स के ग्रुप होते हैं उनसे इनपुट को ड्रॉ करते हैं और बाद जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये वाला पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद देखते हैं कि डिसेंट वर्क एजेंडा क्या है। मतलब कि ये जो है एक मिशन आया है ILO के अंदर ही। इसके अंदर ILO जो है वो सभी तरीके के जो मैन या वीमेन वर्कर्स होते हैं उनके लिए डिसेंट वर्क को अचीव करने का अपना एक एम रखता है। उसी का साथ जो है सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोवाइड करना, सोशल डायलॉग्स को प्रमोट करना और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स का रिस्पेक्ट करना और उनको अप्लाई करना सभी इंडस्ट्रीज के अंदर। ये डिसेंट वर्क एजेंडा का एक एम है। उसी के साथ जो ILO है वो टॉप मोस्ट, मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ 183 कंट्रीज़ जो इसके अंदर है उन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। 100 कंट्रीज़ जो ऐसी है जिनके अंदर टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो उनको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है ताकि वो इन एम्स को अचीव कर सके अपने डेवलपमेंटल पार्टनर्स के थ्रू। उसी के साथ जो ILO डिक्लेरेशन होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर या फिर जो राइट एट वर्क है वो क्या है, तो देखिए 1998 के अंदर जो है इस ILO डिक्लेरेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क को अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और 8 राइट्स की बात की गई है जिनको कि 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो कि कन्वेंशन 87 के अंदर आता है, एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग जो कि आपके कन्वेंशन 98 के अंदर आएगा। ये सारे कन्वेंशन को आपको नंबर के साथ नाम याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कन्वेंशन 102 है जो कि सोशल सिक्योरिटी से आपका कंसर्न है। फिर आता है एलिमिनेशन ऑफ फोर्स और कंपल्सरी लेबर, डेट इज कन्वेंशन नंबर 29 और नंबर 105 के अंदर ये आता है। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है कन्वेंशन नंबर 138 और 182 के अंदर आता है। वहीं पे एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन ये आपके कन्वेंशन नंबर 100 एंड 111 के अंदर आते हैं। तो ये कैटेगरीज आपको याद रखनी है और ये कन्वेंशंस भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसी के साथ कोर कन्वेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस जो हैं वो इसका पार्ट करते हैं
और 130 मेंबर स्टेट्स जो हैं उन्होंने इन 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है। तो जितने टोटल मेंबर्स ILO के हैं सभी ने उनको रेटिफाई नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो 48 मेंबर्स हैं जिन्होंने कि रेटिफाई नहीं किया है इन कन्वेंशन को, ये वो मेंबर स्टेट्स हैं जिनके अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियस बात है कि वर्कर्स का भी पॉपुलेशन उसमें हाई होगा, और उस टाइम में अगर आप इस तरीके की लेबर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लेबर्स को तो वो कितनी गलत चीज़ यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, इंडिया और ILO का अगर मैं एक रिलेशनशिप आपको बताऊँ तो इंडिया जो था वो फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO था, ये आपका प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और उसी के साथ ILO का जो गवर्निंग बॉडी है जो कि 1922 से इंडिया जो है वो उसकी परमानेंट मेंबर भी है। इंडिया में जो फर्स्ट ILO का ऑफिस था वो 1928 के अंदर स्टार्ट किया गया था, आपका प्रीलिम्स का पॉइंट। और उसी के साथ जो है बहुत सालों से ये एक प्रोडक्टिव पार्टनरशिप जो है वो इंडिया और ILO के बीच है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट उन दोनों के बीच में चल रहा है। और उसी के साथ जो है वो सारे जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। इंडिया के कुछ और देख लेते हैं कि देखिए जो टोटल 8 कन्वेंशंस है उनमें से इंडिया ने सिर्फ 6 कन्वेंशंस जो है उनको रेटिफाई कर रखा है, 8 के 8 को नहीं करना है। तो आपको नाम पे ये भी नाम याद रखना है कि वो 6 कौन से जिनको रेटिफाई किया है और वो 2 कौन से जिनको नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फोर्स लेबर कन्वेंशन है नंबर 29 के अंदर, उसको इंडिया ने रेटिफाई किया है। नंबर 105 के अंदर जो अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया है। नंबर 100 के अंदर इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन को, नंबर 111 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन को, नंबर 138 के अंदर मिनिमम एज कन्वेंशन को, और नंबर 182 के अंदर जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है, इन 6 को यहाँ पे इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है। अब ये बात आ गई कि कौन से 2 ऐसे कन्वेंशन है जिनको रेटिफाई नहीं किया है और क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पे नंबर 87 जो कन्वेंशन है दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948, इसको रेटिफाई नहीं किया इंडिया ने। और उसी के साथ जो राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन है 1949 का नंबर 98 इसको दिया गया है कन्वेंशन को, ये दोनों रेटिफाई इंडिया ने नहीं करे हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्यों नहीं किए गए हैं, क्योंकि देखिए जो नंबर 87 और 98 है इसके नॉन रेटिफिकेशन का रीज़न है कि इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनके ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर इन दोनों को रेटिफाई कर देंगे ये, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको एक राइट मिल जाएगा कि वो ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। उसी के साथ जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको फ्रीली एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है वो अगेंस्ट भी जा सकते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि ऐसा हो कि भाई अपने अगेंस्ट कौन काम कराना चाहेगा। इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नंबर 87 और 98 को रेटिफाई नहीं किया है। ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं ILO के अंदर, तो ट्रेड यूनियंस जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ILO की पॉलिसीज़ को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस होती है उनको रियल में पता होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो लेबर्स है उनका रियल इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे ब्यूरो फॉर वर्कर्स एक्टिविटीज़ जो है उसका एक सेक्रेटरीट है जो कि स्ट्रेंथन करता है कि इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियंस जो है वो बन सके और जो ये है वर्कर्स के राइट और इंटरेस्ट को डिफेंड एक बेटर तरीके से कर सके। अगर ILO के सुपरवाइजरी रोल के बारे में देखते हैं तो ILO जो है वो मॉनिटर करता है कि ILO की जितनी भी कन्वेंशंस है वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी मेंबर स्टेट्स ने उनको रेटिफाई किया है। और वो किस तरीके से की जाती है, यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है एक्सपर्ट्स की, जिसमें कि कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन ये मॉनिटर करेगी। उसी के साथ एक इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो ट्राईपार्टाइट कमेटी होती है वो इन रिकमेंडेशंस और एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशंस को देखेगा। उसी के साथ जो मेंबर स्टेट्स होते हैं उनको ILO के पास एक रिपोर्ट जो है वो सेंड करनी होती है कि किस तरीके से ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कन्वेंशन की वो क्या हो रही है, मतलब कि आगे बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ पा रही है, या फिर उन्होंने जो रेटिफाई किया है कन्वेंशंस को वो उनको फॉलो करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई मेंबर स्टेट है जिन्होंने रेटिफाई किया कन्वेंशंस को पर वो उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो कंप्लेंट्स का क्या होगा। तो यहाँ पे ILO जो है वो कंप्लेंट्स को रजिस्टर करती है अगेंस्ट एंटिटी, ताकि अगर किसी ने इंटरनेशनल रूल्स को वोलेट किया होता है या फिर जो, पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो है वो कंप्लेंट्स को तो दर्ज कर लेती है उस मेंबर स्टेट्स के लिए, बट जो है कोई भी गवर्नमेंट जो होती है जिसने कि इसको फॉलो नहीं किया होता उसके ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सैंक्शन लगाना तो एक बड़ी बात हो जाती है ना, मतलब कि एक इंटरनेशनल लेवल की रेपुटेशन जो है वो ख़राब होती है। उसी के साथ जो कंप्लेंट्स होती है
वो मेंबर स्टेट्स के लिए इसलिए होती है सिर्फ कि फॉर नॉट कंप्लाइंग विद ILO कन्वेंशन जो उन्होंने रेटिफाई किया है। उसी के साथ जो कंप्लेन होगी वो अनदर मेंबर स्टेट भी कर सकता है। मान लीजिए कि इंडिया है, उसने कोई जो कन्वेंशन है वो फुलफिल नहीं की, उसने रेटिफाई कर रखी थी, और चाइना जो है उसने भी इसको रेटिफाई कर रखा है कन्वेंशन को, तो उसको ये पता है कि इंडिया ने ये रेटिफाई नहीं किया, तो वो वहाँ पे ILO के पास जाके जो है कंप्लेन कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट कि देखिए इन्होंने कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है बट ये इसको एनफोर्स नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अनदर मेंबर स्टेट जो है जिन्होंने सेम कन्वेंशन को साइन किया तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। ILO का अब जो है एक नया सेकेंड राउंड शुरू हुआ है जिसको कि ILO ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क कहा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क जो बनाया गया था वो एक सेकंड स्टेज का है वर्क इनिशिएटिव के लिए। यहाँ पे इसको को चेयर किसके थ्रू किया गया था, एक तो ये पॉइंट याद रखना है, ये दूसरा याद रखना है कि सेकंड स्टेज है। तो इसको को चेयर किया गया था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा और जो स्वेडिश प्राइम मिनिस्टर थे स्टेफन लोफवेन, तो इन दोनों के थ्रू इसको शुरू किया गया था। ये जो कमीशन है ये अपना एक विजन बोलते हैं कि देखिए हमें जो अपना एजेंडा रखना है वो अब ह्यूमन सेंटर रखना है, और जिसमें हम जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो करेंगे कि लोगों के अंदर मतलब जो वर्कर्स हैं उनके अंदर खुद की कैपेबिलिटीज़ कितनी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्क वो क्या क्या फॉलो कर सकते हैं या किस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर सकते हैं, और एक सस्टेनेबल वर्क को प्रमोट करने की बात कही गई है। इसके अंदर जो है एक इन डेप्थ एग्जामिनेशन मतलब के अंदर तक जाके जो है एनालिसिस किया जाएगा कि फ्यूचर ऑफ वर्क जो है वो कैसा हो सकता है और सोशल जस्टिस हम 21st सेंचुरी में किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं वर्कर्स को। उसी के साथ ये जो है चैलेंजेस को भी बताता है कि न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से डेमोग्राफी जो बदल रही है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा है किसी के अंदर कम है, तो वो जो पार्ट होता है पॉपुलेशन का वो किस तरीके से एक वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो जॉब लॉस हो रही है, ऑटोमेशन की वजह से हो रही है, इन सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाएगा। की रिकमेंडेशन जो इस फ्यूचर वर्क में दी गई है वो ये है, सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल लेबर गारंटी प्रोवाइड की गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वर्कर्स के उनको प्रोटेक्ट किया ही किया जाएगा, जैसे कि लिविंग वेज हो गई, आवर्स ऑफ वर्क हो गए, सेफ और हेल्दी वर्क प्लेसेस हो गया। उसी के साथ जो है सोशल प्रोटेक्शन गारंटी की जाती है बर्थ से लेके ओल्ड एज तक हर पर्सन को मिले अपनी लाइफ साइकिल में, और उसी के साथ जो है एक यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे दिया जाता है। अगर मान लीजिए वो स्किल है, रीस्किल या अप स्किल सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ टाइम पीरियड में किसी भी टाइम, तो एक यूनिवर्सल प्रोसेस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं उनको मैनेज किया जाता है यहाँ पे, ताकि डिसेंट वर्क जो है उसको बूस्टअप किया जा सके। इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम जो डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स का होता है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनको वर्कर्स के साथ मर्ज किया जा सके पर उससे वर्कर्स का नुकसान ना हो। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट जो है वो केयर, ग्रीन और रूरल इकोनॉमीज के अंदर की जा सके ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो, और उसी के साथ एक जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए और फीमेल्स भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रहे। उसी के साथ जो है बिजनेस इंसेंटिव को रीशेप करने की बात की गई है ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेसेस के अंदर हो सके। ये हमने ILO का देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो कन्वेंशन नंबर 102 है सोशल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड है वो आपको मेनली याद रखनी है, वो क्या है। तो देखिए ये जो है ये एक तरीके की फ्लैगशिप कन्वेंशन है जिसका जो बनाने का बेसिस था वो ये था कि सोशल सिक्योरिटी जो होती है उसका कोई भी राइट मॉडल नहीं होता। हमारे कई लीडर्स जो थे उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो सोशल सिक्योरिटी ग्रो होती है और जो इवोल्व होती है वो एक लंबे खासे टाइम पीरियड के लिए होती है। तो सोशल सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज़ होती है वो कंट्रीज़ में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उनके सोशल और कल्चरल वैल्यू में, उनकी हिस्ट्री में, इंस्टीट्यूशंस में, और उसी के बेसिस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है सोशल सिक्योरिटी के साथ। ये जो कन्वेंशन है ये बेसिकली कोई प्रिस्क्राइब नहीं करती कि एक मेंबर स्टेट जो है उसको किस तरीके का बिहेवियर बताना है। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट है कि कोई भी मेंबर स्टेट जो है उसको ये नहीं बताया जाता कि आपको ऐसा बिहेव करना ही करना है, आप अपने खुद के कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी सोशल सिक्योरिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। बस जो है ये यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ मिनिमम ऑब्जेक्टिव बता देती है कि देखिए आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कीजिए बट इतना तो आपको फॉलो करना ही करना है, जो कि कॉमनली एग्रीड प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो कि एक सोशल फ्लोर जो है वो फिक्स करते हैं ILO मेंबर स्टेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल 9 ब्रांचेस जो है वो सोशल सिक्योरिटी की बताई गई है, जैसे कि मेडिकल केयर बेनिफिट हो गया, सिकनेस बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ओल्ड एज बेनिफिट हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट हैं, आपके मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए, फैमिली बेनिफिट्स, इनवैलिडिटी बेनिफिट एंड सर्वाइवर बेनिफिट। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। उसी के साथ ये जो 9 ब्रांचेस है इनके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया
वो सेट किए जाते हैं और उसी के साथ जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं ये उनके ऊपर बेस होते हैं। यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो 9 ब्रांचेस के साथ सेट करने के साथ साथ जो है ये भी देखा जाता है कि कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ पर्सनल कवरेज इसके अंदर हो रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ बेनिफिट्स कितने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वालिफाइंग पीरियड कितना होगा, मतलब बेनिफिट जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए मिल सकता है और उसी के साथ मिनिमम ड्यूरेशन इन बेनिफिट्स की क्या होगी, ये सारी इसके अंदर बताई जाती है। उसी के साथ जो सोशल सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इसके अंदर डिफाइन किया जाता है, जैसे और गारंटी भी किया जाता है बेनिफिट्स को कि अगर हमने ये चीज़ें बताई हैं तो ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसी के साथ जो प्रोटेक्टेड पर्सन है उसके पार्टिसिपेशन का भी ध्यान रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जनरली दी जाती है गवर्नमेंट को कि जितने भी प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स हैं या फिर जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है स्कीम की वो किसकी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो आप रेगुलर जो रिव्यूज़ करके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी के साथ कलेक्टिव फाइनेंसिंग करना, पेंशंस का एडजस्टमेंट करना, राइट ऑफ अपील जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड करना और इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मैन एंड वीमेन को और जो अलग अलग इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं उनको प्रोवाइड करना कन्वेंशन के अंदर ही बताया जाता है। इसी के साथ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ के आप जो हैं चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ की गई है कि जो स्पेसिफिक टेम्परेरी एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है कि एटलीस्ट जो 50% वर्कर्स हैं उनको तो आपको देनी ही देनी होगी सोशल सिक्योरिटी। अगर आप किसी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो मतलब 50% को सोशल सिक्योरिटी देनी ही होगी, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नेशन क्राइटेरियाज। उसी के साथ जो है यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 3 सोशल सिक्योरिटी के जो ब्रांचेज हैं को रेटिफाई इनिशियली कर लेना चाहिए और उसके बाद जो लेटर स्टेजेस है उसमें हम बात की जो 3 सोशल सिक्योरिटी के जो हमने 9 सेक्टर्स देखे ना उनको कर सकते हैं और वो भी अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है कितनों के थ्रू जो है नंबर 102 कन्वेंशन को साइन किया गया है, तो टोटल 47 कंट्रीज़ है जिन्होंने कि कन्वेंशन 102 को जो है यहाँ पे साइन किया है। हालांकि जो अब इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि हमें ये जो है रेटिफिकेशन करना चाहिए। और उसी के साथ जो है फ्लैगशिप कन्वेंशन किससे रिलेटेड होती है, आपके हेल्थ केयर से, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वही चीज़ें हैं जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। उसी के साथ जो है बेनिफिट्स इसके अंदर क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर कोई 102 को रेटिफाई कर देता है तो जितने भी बेनिफिट्स होते हैं आईएलओ के एक्सपीरियंस के सोशल सिक्योरिटी की फील्ड में या फिर सोशल प्रोटेक्शन या टेक्निकल असिस्टेंस जो होता है वो आईएलओ के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है उस मेंबर स्टेट को। उसके साथ ही पॉलिसी एडवाइस उनको देना, स्टडीज़ कंडक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, ड्राफ्टिंग ऑफ लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें ही जो आईएलओ के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी मेंबर स्टेट को। और उसी के साथ जो है एक रेगुलर और सस्टेनेबल बेनिफिट्स जो है वो वर्कर्स को मिलेंगे ताकि उन जो पर्सन है वो इंश्योर्ड अच्छी तरीके से रह सके। तो सोशल सिक्योरिटी जो होती है आईएलओ मेंबर स्टेट्स की वो एक तरीके से स्टैंडर्ड हो जाती है। यहाँ पे जो 3 लेवल में वर्टिकल डायमेंशन में स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया गया है सोशल सिक्योरिटी को, जिसमें कि देखिए कि अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर कन्वेंशन 102 को साइन किया जाता है तो यहाँ पे एक बेनिफिट और जो अदर कंडीशंस होते हैं वो मिनिमम लेवल पे एस्टैब्लिश करनी ही होती है। उसी के साथ जो कोई न्यू रिस्क होता है तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए और उससे डील करने के लिए भी यहाँ पे पहले से प्रिपरेशन हो जाती है। और जो रेटिफिकेशन सी होता है मतलब कन्वेंशन होता है 102 का, उसके साथ एक सोशल प्रोटेक्शन की जो गाइडलाइंस होती है उनको भी डेवलप करने की बात कही गई है। लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 बेसिक गारंटीज क्या होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले असेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि अफोर्डेबल, अवेलेबल और बेसिक अटेंशन हेल्थ सर्विसेज पे किया जाता है। बेनिफिट जो है वो एज्ड और डिसेबल्स को प्रोवाइड किया जाता है, फैमिलीज़ को, चिल्ड्रंस के साथ किया जाता है। और उसी के साथ जो अनएम्प्लॉयड और जो वर्कर्स होते हैं जिनके पास खुद की एक सफिशिएंट इनकम नहीं होती है उन सबको गारंटीज प्रोवाइड की जाती है। तो गाइज ये वाली वीडियो जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आईएलओ भी इसमें कवर किया गया है और कन्वेंशन 102 भी किया गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। और मेरी इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो में तो उसके बदले में आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।